हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा विद शालिनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ठीक है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह आप काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि स्टार्ट कर दीजिए, बट फिजिक्स केमिस्ट्री भी ज़रूरी था, इसलिए चलिए लास्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जा रहा है, अभी एलडीसी में भी पूछा गया है, मैंने देखा था एलडीसी का पेपर, और आरएस में भी आपके ये टॉपिक दिया हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला चैप्टर क्या है, देखिए पहले समझते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ना है और ये होता क्या है। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह में सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिरक्षा से क्या मतलब है। प्रतिरक्षा से क्या मतलब है कि हमारा शरीर है, हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों तरफ कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि धूल के कण भी हैं, प्रदूषण भी है, बैक्टीरियाज भी हैं, प्रोटोजोन्स भी हैं, जो हमारे शरीर में आ सकते हैं, हमारे शरीर पे आक्रमण कर सकते हैं, और उस आक्रमण की वजह से हमारा शरीर कमज़ोर पड़ सकता है, बीमार पड़ सकता है। तो हमारा शरीर इस बीमारी से, इन बाहरी चीज़ों से या कोई भी भारी, जरूरी नहीं है कि वो बाहरी हों, शरीर के अंदर भी कुछ व्यर्थ पदार्थ बनते रहते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं। जैसे कि खाना डाइजेस्ट हुआ तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर वो शरीर में रह गई गलती से, ठीक है, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। या फिर जैसे कि हमारी कोशिकाएं हैं, अब कोशिकाएं काम करती हैं जब तक तो ठीक है, लेकिन कभी ना कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है, डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। तो जब वो डेड हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो हमारे शरीर में अगर रुक जाती हैं किसी वजह से, तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ऐसे में क्या है, उनको शरीर से या तो बाहर निकाला जाए या शरीर के अंदर उनको नष्ट किया जाए। तो ये जो काम करता है ना, वो हमारा एक सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, और इसको ये डिफेंस सिस्टम हो गया, एक प्रतिरक्षा हो गई। तो ये डिफेंस सिस्टम को हम अपने एक्चुअल इंडिया में जैसे है हमारा आर्मी है, पुलिस है, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करके देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि सपोज करते हैं ये हमारा शरीर है, शरीर बस इतना ही बनाएंगे, ये लीजिए, ये हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर बाहर से कोई भी अगर, तो सबसे पहले प्रतिरक्षा का मतलब देखा हमने कि बाहर से अगर कोई भी चीज़ हमारे शरीर में आती है जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, उस वस्तुओं से, उन चीज़ों से, उन बैक्टीरियाज और कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करना प्रतिरक्षा कहलाता है, ठीक है। अब प्रतिरक्षा के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले है स्वाभाविक प्रतिरक्षा, और एक होती है उपार्जित। स्वाभाविक में क्या होता है कि ये हमें प्रकृति ने खुद ने दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया था कि भगवान ने बहुत इंटेलिजेंसी के साथ सोच समझ के हमारा शरीर डिज़ाइन किया है, जो हमने मानव तंत्र में भी देखा था ऐसा। तो उन्होंने क्या है कि ऑलरेडी हमको इतना शक्तिशाली बनाया हमारे शरीर को कि अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा शरीर खुद से, अपने आप से हमारे शरीर की रक्षा कर सकता है। वो कैसे करेगा? तो ये जन्मजात होती है, यानी कि अपने आप पैदा होते हैं, अपने आप आती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। और ये हमें इसकी एक और ख़ास बात होती है, ये विशेष नहीं होती है, विशेष नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही चीज़ से हमारी रक्षा करेगी, कि भाई ये केवल बुखार से हमारी रक्षा करेगी या केवल जुकाम हो गया उससे हमारी रक्षा करेगी, नहीं, ये कई सारी चीज़ों से हमारी रक्षा करती है। ये अभी हम थोड़ी देर में और देखते हैं। तो स्वाभाविक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कितने प्रकार की प्रतिरक्षा हमारे पास होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो हमने सबसे पहले देखा स्वाभाविक। स्वाभाविक क्या होती है कि जो अपने आप हमें प्राप्त हुई है। अब अपने आप प्राप्त हुई है तो ये कैसे है, फॉर उदाहरण के लिए, तो इसमें जैसे पहला होता है हमारा भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध का मतलब ये होता है, जैसे हमारे शरीर में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे रोम हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो जैसे बाहर से धूल आएगी तो वो इन शरीर में त्वचा के अंदर पाए जाने वाले छेदों से हमारे शरीर में प्रवेश ना करे, उसके लिए हमारे शरीर पर रोम पाए जाते हैं। या जब हम श्वसन करते हैं तो वायु के साथ में धूल के कण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करें, उसके लिए हमारे नासिका क्षेत्र के अंदर भी रोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये, या फिर आप कहीं खाना खाते हैं तो श्लेष्मा जो बनता है, या नाक के अंदर भी जब जुकाम हो जाती है तो श्लेष्मा बनता है, तो ये जो श्लेष्मा बनता है तो वो श्लेष्मा भी हमारे किसके अंदर आता है, भौतिक के अंदर। यानी भौतिक के उदाहरण हमने देखे कि जैसे श्लेष्मा का बनना हुआ, रोम छिद्रों का हुआ, इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा दूसरा होता है रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध का मतलब क्या होता है? रासायनिक अवरोध का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे पाए जाते हैं कि आपने देखा था कि जब हम आमाशय में थे और आमाशय के अंदर पाया जाता है HCl,
ठीक है। ये HCl पाया जाता है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं और खाने के साथ अगर कुछ मिक्स होके वहाँ चला गया है, जीवाणु चले गए हैं, तो ये HCl उसको नष्ट कर देते हैं। ये होता है हमारा रासायनिक। या फिर एक और देखा था हमने देखा था कि योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। उस टाइम पे आप इतना वो हो रहे थे कि मैम ये क्या होता है, ये क्या होता है, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो एक होता है लैक्टोबैसिलस जो कि योनि में पाया जाता है, ये भी कीटाणुओं से रक्षा करता है। ठीक है, ये भी कीटाणुओं से रक्षा करता है। तो यानी हमने भौतिक तरीके से हमारी रक्षा कर ली, रासायनिक तरीकों से हमारे शरीर की रक्षा कर ली। इसके अलावा होता है जैसे कि ज्वर वगैरह आना, बुखार आना। अब आप कहोगे कि बुखार आना तो खुद ही एक बीमारी होती है, ये बीमारियों से कैसे रक्षा करेगा। देखिए, हमने जब एंजाइम पढ़े थे तो हमने एक चीज़ देखी थी कि एंजाइम ना एक पर्टिकुलर तापमान पे ही काम करते हैं। एक फिक्स तापमान होता है, ये वहीं काम करते हैं, ये दूसरे तापमान पर काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई बाहरी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस कुछ भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये भी एक पर्टिकुलर तापमान पे काम करते हैं। अगर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाए, हमें बुखार आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर का बढ़ गया तापमान। जब हमारे शरीर का अगर तापमान बढ़ गया तो अब ये एंजाइम हमारे शरीर में काम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ये बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किए हैं, ये भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि तापमान बढ़ने पर ये काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा होता है कोशिका अवरोध। ठीक है, चौथे नंबर का होता है कोशिका, यानी कि हमारे कोशिका के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं या इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे मारक कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ये उस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये भी उन कीटाणुओं का भक्षण कर लेती हैं, उन पदार्थों का भक्षण कर लेती हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। यानी हम अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। आप भौतिक अवरोध कर सकते हैं, रासायनिक अवरोध भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, बुखार आना भी हमारे शरीर की रक्षा करता है। उसके अलावा कुछ कोशिकाएं होती है वो भी हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अब आता है दूसरा मेथड, ये होता है उपार्जित। उपार्जित का मतलब ये होता है कि आपने, अब मान लेते हैं क्या हुआ, जैसे आपका शहर था और उस शहर के अंदर कुछ क्राइम हो रहे थे, छोटे मोटे क्राइम हो रहे थे, जैसे कि किसी ने चोरी कर ली, किसी ने किसी को पिटाई विटाई कर दी, किसी ने किसी के सामान पे या घर के अतिक्रमण कर लिया। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हमारे शरीर में ये वाली पुलिस है। ये पुलिस ऐसा नहीं है कि ये पुलिस सिर्फ चोरी के मामले देखेगी, ये चोरी के भी मामले देखेगी, ये आपके लड़ाई झगड़ों के भी मामले देखेगी, अतिक्रमण के भी मामले देखेगी। तो इस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर लेती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ऐसी विपदा आ जाती है, ऐसी परेशानी आ जाती है जिससे लड़ने में हमारी स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा है वो मदद नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या करना होता है, जैसे अगर आपके शहर में बाढ़ आ जाए, भगवान न करे, मान लेते हैं किसी शहर में बाढ़ आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, मिलिट्री को बुलाना होता है। ठीक है, या फिर आप यूं कहें कि कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो ऐसे में हमें क्या होता है, नेवी को बुलाना होता है, इंडियन आर्मी को बुलाना होता है। तो इस प्रकार से ये उपार्जित रक्षा में आ जाती है। यानी कि अगर हमारा शरीर स्वयं से रक्षा करने के काबिल ना हो तो हमें क्या करना होता है, बाहर से प्रतिरक्षा लेनी होती है। अब बाहर से जब हम प्रतिरक्षा लेंगे तो वो स्पेशल होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते आर्मी को बुला के कि यहाँ जो भी संकट आए वो आप कर देना, नहीं, आप उनको बताएंगे कि हमारे पास आपातकाल आ गया है, अब आप उससे हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, या फिर ये होगा, आप बताएंगे कि हाँ यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। तो वो जो उपार्जित होती है ना, वो स्पेसिफिक होती है, विशेष होती है, ये स्वाभाविक होती है, वो किसी भी बीमारी के लिए आपको मदद करेगी। अगर आप चोट लग गई तो भी आपको ठीक करके देगी, आपको जुकाम हो गया तो भी ये ठीक करके देगी। लेकिन विशेष वो होती है जो किसी केवल एक बीमारी के लिए या किसी विशेष एक संकट के लिए वो आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, वो उपार्जित होती है। अब उपार्जित जो होती है ना, उसको भी फिर हमने एक तरीके से दो कैटेगरीज में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उधर देख लीजिएगा। जो उपार्जित वाली है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक तो होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय, ठीक है। तो सक्रिय और निष्क्रिय में क्या अंतर होता है, देखिए, एक तो ये होता है कि आपने बचपन में पैदा हुए, आप जब बचपन में पैदा हुए तो आपकी मम्मा आपको हॉस्पिटल लेके गया और वैक्सीनेशन करवाया, यानी टीकाकरण करवाया। उस टीकाकरण से क्या हुआ, आपके शरीर में सक्रिय इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई। कैसे, क्या हुआ, जब आपको टीकाकरण करवाया
तो वो टीकाकरण से आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की सिस्टम बन गया। जैसे आपका शरीर है ये शरीर, और आपको बचपन में, जबकि आप कोई बीमार नहीं थे तो भी आपकी मॉम ने आपको क्या करवाया, टीका लगवा दिया। टीका लगवाने से आपके शरीर के चारों तरफ या आपके शरीर में एक प्रकार का रक्षा कवच बन गया। रक्षा कवच बन गया यानी कि मुझे जरूरत नहीं थी तो भी मेरे शरीर के अंदर एक रक्षा कवच बन गया, और अब जब भी वो अटैक होगा मेरा वो रक्षा कवच मेरे शरीर की रक्षा करेगा। तो ये तो थी सक्रिय, यानी कि हमें जरूरत नहीं थी फिर भी हमने ले लिया और इसने लाइफ टाइम के लिए हमारे शरीर की रक्षा की। एक होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में अभी ये रक्षा तंत्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई अटैक करेगा और वो अटैक करके जब तक अंदर जाने की कोशिश करेगा तब तक हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। जैसे टेटेनस का टीका, ये होता है जैसे पोलियो का, ठीक है। तो पोलियो में क्या हुआ, बचपन में ही दिलवा दिया, पोलियो की खुराक पिला दी आपको, उसने अपना रक्षा तंत्र बना लिया, अब आपको जिंदगी भर पोलियो नहीं होगा। लेकिन टेटेनस का टीका कब लगवाया जाता है, जब आप चाकू से या किसी धातु से कट जाते हैं, मिट्टी से कोई बैक्टीरिया अंदर जाने की संभावनाएं होती हैं। अब आप कट गए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनको बोलते हैं कि मुझे टेटेनस का इस तरीके से हो गया, मतलब टेटनस नहीं हुआ है, मुझे टेटनस होने की संभावनाएं हैं। जब आपको उस चीज़ की संभावनाएं होती हैं तब आपने वहां पे जाके वैक्सीनेशन ले लिया और आपके शरीर को आपने रक्षा प्रदान कर दी। तो ये हो गई निष्क्रिय, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार से होती है, और ये दोनों हमने बाहर से ली हैं, ये भी हमने बाहर से ली और ये भी बाहर से ही, हमारे शरीर में बनी नहीं थी। हमारे शरीर में तो इनसे हम मदद ले रहे थे और ये बाहर वाली हैं। तो ये हमारे दो तीन प्रकार से कुछ रक्षा तंत्र होते हैं जिनसे हमारे शरीर में रक्षा होती है। तो ये तो था हमारा इस चैप्टर का सार कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि वो जो हम बाहर से, हम अभी इतनी देर से क्या कह रहे थे, एक हमारे पास आर्मी है या पुलिस है जो हमारे शरीर की रक्षा कर रही है, और एक कह रहे थे कि जो टेररिस्ट हैं या आतंकवादी हैं या जो शैतान लोग हैं जो हमारे सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये दो जने होते हैं, एक तो कहलाते हैं प्रतिजन होते हैं वो हॉरिबल लोग जो हमारे सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और एक होती है प्रतिरक्षी, यानी कि जो रक्षा करती है। जो कौन करती है, रक्षा करती है। प्रतिजन को इंग्लिश में कहा जाता है एंटीजन। याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ भी जन है और यहाँ भी जन है, और इसको कहा जाता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी केवल प्रतिजन समझेंगे। पहले हम अपने दुश्मन की प्रकृति तो समझ लें कि आखिर दुश्मन है क्या। जब दुश्मन समझ में आ जाएगा तभी तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास रक्षा तंत्र होगा, ठीक है। तो ये हम समझते हैं, आज ये नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे केवल प्रतिजन। प्रतिजन क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में होता है रक्त, रक्त में हमने देखा था WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं, और प्लाज्मा भी होता है। तो यहाँ पे होती है हमारी WBC के हमने प्रकार देखे थे, उसमें एक चीज़ देखी थी कि B और T प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं। रक्त होता है, रक्त में WBC में B और T लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो B लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये B लिम्फोसाइट्स को आप ले लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आया, मान लो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आया, वो वायरस यानी कि प्रतिजन आया। अभी हम क्या कह रहे हैं, प्रतिजन आया। जब अभी हमें प्रतिजन नाम नहीं दिया है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई बाह्य पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बाहरी रोगाणु के कीटाणु हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, धूल या कुछ भी हो सकता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। वो हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसका सामना होता है बी लिम्फोसाइट्स के साथ। जब ये बी लिम्फोसाइट्स के साथ सामना होता है तो ये इसको एक्साइटेड करता है, उत्तेजित करता है। ये इसको उत्तेजित करता है तो ये बन जाता है प्लाज्मा कोशिकाओं में बदल जाता है, ठीक है। बी लसिका कोशिकाएं ये प्लाज्मा सेल्स में रूपांतरित हो जाती हैं। किस में रूपांतरित हो जाती हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं में। जब ये प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित होती हैं तो ये जन्म देती हैं एंटीबॉडीज को, तो यहाँ पे वैसे हमने दोनों की परिभाषा देख ली। एंटीजन वे बाहरी पदार्थ होते हैं जो बी लिम्फोसाइट्स के साथ मिलकर बी लिम्फोसाइट्स को उत्तेजित करते हैं, उन्हें प्लाज्मा कोशिका में बदलने के लिए मजबूर करते हैं, और प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो हम एंटीजन की परिभाषा क्या देंगे कि वो बाहरी रोगाणु हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा की कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में मदद करती हैं या उन्हें उत्तेजित करती हैं, उन्हें कहती हैं, या यूँ समझ लें आप तो कि ये बाहरी पदार्थ हैं बस जो हमें नहीं चाहिए,
ये वो बाहरी पदार्थ हैं, तो इन्हें प्रतिजन कहा जाता है। और ये पूरी प्रोसेस होती है जिससे प्रतिरक्षी बनते हैं। ये हम प्रतिरक्षी में वापस से देखेंगे। तो एक तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। तो परिभाषा, ये बेबाहरी या इसमें लिख सकते हैं ये बेबाहरी रोगाणु या पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश होने के पश्चात बी लसिका कोशिकाओं को उत्तेजित करके प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित करके प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रतिजन हो गए। प्रतिजन की एक और खास बात होती है कि इनका जो वजन होता है वो 6000 डाल्टन के बराबर होता है। जो भार होता है वो होता है 6000 डाल्टन। तो ये बहुत पूछा जा रहा है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे कम होगा तो फिर हमें प्रतिरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये किससे बना होता है? ये प्रोटीन्स का बना हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट का बना हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का, ये वसा यानी कि लिपिड्स का बना हो सकता है, ये न्यूक्लिक अम्ल वगैरह का भी बना हो सकता है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन वगैरह एक ही बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, इन सबसे बना होता है। दूसरा ये होता है कि ये क्या करते हैं, प्रतिजन जो होते हैं वो मिलते हैं प्रतिरक्षी के साथ में, ये प्रतिरक्षी के साथ जुड़ते हैं। खास प्रतिजन खास प्रतिरक्षी से ही जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे प्रतिजन सारे प्रतिरक्षी के साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार का चोर है, उसको रक्षा करने के लिए विशेष प्रकार की पुलिस होगी हमारे शरीर में। या फिर यूं समझ लें जैसे ये कैप है, ये पेन है, तो ये एक विशेष प्रकार के कैप के अंदर ही जाएगा। अगर मैं सोचूं कि ये वाला पेन ले लो और कोई दूसरा वाला कैप ले लो और उसके अंदर डाल दो तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये वे भारी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और ये हमारे शरीर की अगर रक्षा करते हैं तो ये इसी के साथ क्रिया करेंगे, किसी और के साथ नहीं करेंगे। तो सिमिलरली ये प्रतिजन एक विशेष होते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए बताई हूँ इस टॉपिक को, इस पॉइंट को, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि प्रतिजन विशेष होते हैं और ये विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी के साथ ही जुड़ते हैं। और जो जुड़ते हैं उन्हें कहा जाता है संयोजकता, यानी कि ये कितने के साथ जुड़े वो हम और देख लेंगे कि प्रतिजन के में कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल की कुछ संयोजकताएं होती हैं, तो ये कितने बॉन्ड के साथ में यहाँ जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये इसके साथ ही जुड़ेगा तो ये कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा उसे संयोजकता कहते हैं। ये टॉपिक हम वापस से देखेंगे जब हम प्रतिरक्षी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी मिलके कैसे काम करते हैं और कैसे इनका सफाया शरीर से किया जाता है। तो अभी खाली आपको शरीर ये देखना था। इस पूरे में वीडियो में हमने ये देखा कि सबसे पहले तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है, प्रतिरक्षा आखिर होती क्या है, दूसरा ये है कि जो बाहरी पदार्थ हैं वो आखिर आए कहाँ से और उनको किस प्रकार से उन्होंने रक्षा क्रिएट करने की कोशिश की। यानी हमने थोड़ा सा इनको जानने की कोशिश की, लेकिन ये पूर्ण रूपेण समझ में आएंगे जब हम इनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रतिजन था और प्रतिरक्षा तंत्र था हमारा। बताइएगा आपको कैसा लगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।